जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और इसके पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग वो भी जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा आज का क्वेश्चन में पूछा गया है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आप सभी लोग बता दें कि लगभग कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब आपसे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले एक तो बिरला टेम्पल है, ये भी आपका जयपुर में स्थित है। उसके बाद अंबर पैलेस, आपसे पूछा जाता है कि अंबर पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो आप लगाएंगे जयपुर में। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में है। उसके बाद जल महल, एक तो हवा महल हो गया, एक हो गया आपका जल महल, तो दोनों कहाँ पर हो गए, आपके जयपुर राज्य में, मतलब जयपुर शहर में हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका संविधान से लिया गया है। संविधान में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है, यानी कि जो विधि होती है, यानी कि जो कानून होता है, उसके समान, उसके समक्ष सभी कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका आर्टिकल नंबर 14, यानी कि अनुच्छेद 14 में इसकी बात की गई है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि आपसे एग्जामिनर पूछता है, और ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है ना अनुच्छेद 14 तो याद रखना ही रखना है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है अनुच्छेद 15, ये जो मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद हैं, उनको आप लोग एकदम रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग संख्या 3 में की गई है, भाग संख्या 3 में, और किस अनुच्छेद से किस तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, वह उसी में से आपका एक अनुच्छेद 14 इम्पोर्टेंट है, 15, 16, 17, 18, तो ये सभी अनुच्छेद जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है 15 में बोला गया है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बोला गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि अगर कोई भी सरकारी पद या फिर सरकारी भर्ती निकलती है तो उसमें सभी को अवसर समान दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 17 में बोला गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर बड़ी जाति छोटी जाति का इस तरीके से, तो उससे छुआछूत नहीं करी जानी चाहिए। अनुच्छेद 18 में बोला गया है उपाधियों के अंत के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का एक आर्टिकल आता है, 19 का ए, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। किसकी? प्रेस, यानी कि जो मीडिया प्रेस होती है उसकी स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 वाला भी देख लीजिए, बेगारी और मानव तस्करी पर प्रतिबंध की चर्चा किस में है, अनुच्छेद 23 में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है। देखिए, हिमालय की विशेषता का कौन सा युग्म सही है। पहला बोला गया है कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। दूसरा बोला गया है नेपाल हिमालय तीस्ता और देहांग नदियों के बीच में स्थित है। तो अगर आपके आंसर की तरफ चला जाए यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 1, यानी कि जो कुमायूं हिमालय है वो उत्तराखंड के साइड का हिमालय है, उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय, और ये सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में स्थित है, काली और तीस्ता के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है ना तीस्ता और देहांग, तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि हमारा बनेगा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन 3 वाला बनेगा, केवल 1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आया है।
बोला गया है पहले वाले कथन में, क्या कह रहा है कि रोलिंग यानी कि आवर्ती योजना, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश किया गया था। दूसरे में बोला गया है महालनोबिस योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दोनों सही हैं। कैसे दोनों सही हैं इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए जो रोलिंग प्लान आया था, रोलिंग प्लान ठीक है, तो रोलिंग प्लान कब आया था? तो 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान चला था। ठीक है, ये जो मोरारजी देसाई उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे, उनके समय पर रोलिंग प्लान आया था और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। 5वीं 5 ईयर प्लान में आया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना 1974 से 78 तक चली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको 1 साल पहले बंद कर दिया गया था, यानी कि चलनी थी 5 साल, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 5 वर्ष चलना, और यहाँ पे 74 से 78 तक चली है, यानी कि 4 साल चली है। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल चली थी? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको बंद क्यों कर दिया गया था? तो वही बताया है हमने, रोलिंग प्लान लेकर के आए थे मोरारजी देसाई उस टाइम पर। ठीक है, तो 1978 से 80 तक ये रोलिंग प्लान रहा था। उसके बाद अब यहाँ पे तो ये वाला बात क्या हो गई? बिल्कुल सही होगी, क्योंकि छठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले से पेश किया गया था। दूसरा बोला गया है कि महालनोबिस जो योजना है, महालनोबिस मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 और 2 दोनों हमारे सही हो जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो अपनी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। तो इतना आप लोगों का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे बोला गया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान से मिला है। देखिए जो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली है, सबसे पहले मोहिनी अट्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो मोहिनी अट्टम कहाँ पे होती है? तो ये होती है केरल राज्य में। केरल राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम, और एक है कथकली, दोनों केरल में होती हैं। और इसका जो नाम पड़ा है वो किस भगवान के नाम पर पड़ा है? तो विष्णु भगवान के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो विष्णु भगवान का संबंध आप लोग समझ सकते हैं कि मोहिनी अट्टम डांस से हो जाएगा। ठीक है, भगवान शिव के बारे में किस डांस में चर्चा की गई? तो भगवान शिव के बारे में भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जाएगा कि भगवान शिव की चर्चा किस मतलब डांस में की गई है? तो भरतनाट्यम से। कृष्ण भगवान की चर्चा, तो कृष्ण भगवान की चर्चा की गई है, एक तो आपकी कुचिपुड़ी डांस हो गया, कौन सा हो गया? कुचिपुड़ी डांस। ठीक है, दूसरा आपका सत्रिया डांस हो गया, तो सत्रिया डांस में भी इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, यानी कि अलग होती हैं, क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए पादप कोशिकाएं अलग होती हैं और जंतु कोशिकाएं अलग होती हैं, यानी कि जंतु कोशिकाएं हमारी कोशिकाएं, पादप पेड़ पौधों की कोशिकाएं। ठीक है, तो दोनों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, क्योंकि जो अपनी कोशिका होती है उनमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ क्या पाया जाता है? एक अलग और ऊपर से परत पाई जाती है, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लैंक दिया गया है शुरुआत में, रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। तब आपका आंसर होगा उपापचय। उपापचय एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं? तो अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार जनजाति मंत्री कौन है? केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? ये हैं अर्जुन मुंडा।
अर्जुन मुंडा लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो देखिए, अगर बात की जाए कि भारत का पहला रॉक संग्रहालय वो किस राज्य में स्थित है, तो ये बना है अपना हैदराबाद में। राइट आंसर आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। देखिए, एक और क्वेश्चन आपका आया है, इतिहास से पूछा गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में, तो इसका गठन जो है ना, वो पहले तो इसके गठन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका गठन हुआ कब था। तो इसका गठन हुआ था सन 1906 में, ठीक है। उसके बाद 1907 में क्या हुआ था, तो 1907 में जो है ना कांग्रेस जो है ना, 1907 में कांग्रेस दो दलों में अलग अलग हो गई थी। एक तो नरम दल था, एक था गरम दल, ठीक है। एक नरम दल था, एक गरम दल था, ठीक है। तो कांग्रेस जो है ना दो अलग अलग दलों में बट गई थी, कौन से अधिवेशन में, 1907 में, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है ना फिर से एक कब हुए थे, तो फिर से एक हो गए थे 1916 में। कब हुए थे, 1916 में, ठीक है। उसी के साथ साथ जो मुस्लिम लीग थी और जो अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसे कांग्रेस कहते हैं आप लोग, तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौता किया था। कब किया था, तो 1916 में ही। तो 1916 में दो चीज़ें हुई थी, एक तो आपकी हो गई मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो गया था, समझौता हो गया था। उसी के साथ साथ कांग्रेस जो दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, उनका फिर से मिलान हो गया था। तीसरी चीज़ हुई थी होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग और होम रूल लीग आंदोलन, ये इसकी शुरुआत भी 1916 में की गई थी। कमेंट करके आप लोग ये बताइएगा कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कौन कौन इसमें शामिल था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हवा के गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हवा जब गर्म होती है तो क्या होता है, जब हवा गर्म होती है तो यह फैलती है और अधिक स्थान घेरती है। दूसरा कह रहा है कि गर्म करने पर यह भारी हो जाती है। तो दूसरा वाला तो गलत कह रहा है, पहला वाला सही कह रहा है। जब हवा गर्म होती है तो यह क्या हो जाती है, फैलती है, ठीक है, और अधिक स्थान घेरती है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEJGP किस केंद्रीय मंत्रालय के संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका संबंध किस मंत्रालय से है, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये करता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है, यानी कि MSME मंत्रालय, MSME मंत्रालय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसकी बहुत कम जो उपयोगिता है उसको भारत में कब से प्रतिबंधित कर दिया गया था, कब से बैन कर दिया गया है। तो देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है ना, इसकी बैन कब से किया गया था, इसको बैन किया गया था 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से इसे बैन कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन का कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। एप्पल सेकेंड, स्टार 1000, TRS 80 और ICL 2900। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ICL 2900, ठीक है। तो कंप्यूटर की अभी तक 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, कंप्यूटर की अभी तक 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, जिसमें से 5वीं जो पीढ़ी है उसमें से एक कंप्यूटर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, परम कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर था। और आज चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर आप लोग देख सकते हैं, जो एप्पल के हैं, अपने स्टार 1000 है, TRS 80 ये चौथी पीढ़ी कंप्यूटर हैं। ICL नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ICL 2900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तटीय और शुष्क क्षेत्रों में
किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा करने के लिए हवा की चाल यानी कि विंड मूवमेंट को रोकने हेतु पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती हैं? तो किस तरीके से लगाई जाती हैं? तो ये लगाए जाते हैं रक्षक मेखलाओं की तरह। तो शेल्टर बेल्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन लगा लीजिए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से लिया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। जैसे कंप्यूटर में कोई साउंड कार्ड लगा रहता है, उससे सिग्नल प्राप्त करता है और उसको किस में चेंज कर देता है? ऑडियो में चेंज कर देता है। तो वो होता है स्पीकर। ठीक है, वो क्या होता है? स्पीकर होता है। राइट आंसर लगा लीजिएगा स्पीकर। ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इसमें आपको तीन चीज़ें मतलब बन गई हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। एक तो मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ग्राफिक कार्ड और स्पीकर। यहाँ पे क्या है? ग्राफिक कार्ड छोड़ दीजिए, आप लोग ग्राफिक कार्ड को छोड़ दीजिए। तो मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, एक लगा लीजिए आप लोग प्रिंटर। तो प्रिंटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि वेट टेम्परेट प्रकार के वन कितनी मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं? तो आर्द्र शीतोष्ण जो वन होते हैं वो लगभग 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? कौन सी योजना है? योजना इंपॉर्टेंट है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना। इस योजना का क्रियान्वयन कौन सी केंद्रीय मंत्रालय करता है? तो ये करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका क्या करता है? क्रियान्वयन करता है। इससे आप लोगों को एक चीज़ और याद आनी चाहिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक आपको याद आना चाहिए राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1992 को। और अगर आपसे अधिनियम पूछा जाए कि अधिनियम कब आया था, तो 1990 में इसका अधिनियम आया था, ठीक है। इसकी जो पहली अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? इसकी पहली अध्यक्ष का नाम था जयंती पटनायक। ठीक है, पटनायक। उसके बाद अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। कौन वर्तमान में अध्यक्ष हैं? रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आयोग पूछा जाता है बार बार, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 75वें बाफ्टा पुरस्कार समारोह में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? तो जो बाफ्टा पुरस्कार सम्मानित हुए थे जो 75वें, उनमें जो है ना बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जोआना स्कैनलान ने। जोआना स्कैनलान ने इसका खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल युग्म सही है? यानी कि यहाँ पे पीछे क्या दिया गया है? खेल का नाम दिया गया है और आगे दिया गया है उस खेल से संबंधित शब्द। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। अब देखिए ऑफ साइड जो है ना फुटबॉल में होता है क्या? पार गोल्फ किस में होता है? पार जो है ना गोल्फ में होता है क्या? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, इस वजह से देखिए जो ऑफ साइड है ना इसको फुटबॉल में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है। पार जो शब्द है इसमें गोल्फ में यूज़ किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते, यानी कि कितने सिल्वर मेडल जीते? सिल्वर मेडल के बारे में बात हो रही कि कितने सिल्वर मेडल जीते। तो देखिए 3 तरीके के मेडल जीते जाते हैं, एक तो हो गया आपका गोल्ड, एक हो गया आपका सिल्वर और एक हो गया आपका
ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये 3 मेडल थे, यानी कि गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक, सिल्वर मेडल रजत पदक और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। ठीक है, तो गोल्ड केवल एक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, गोल्ड केवल एक जीता था, और जो कि किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। उसके बाद सिल्वर मेडल 2 आए थे हमारे पास, और ब्रॉन्ज मेडल की संख्या थी 4। तो इस तरीके से जो टोटल मेडल जीते गए टोक्यो ओलंपिक में, उनकी संख्या कितनी हो गई? उनकी संख्या हो गई 7। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 मेडल जीते गए, जिसमें से 2 क्या थे? 2 थे सिल्वर। तो आपका राइट आंसर बनेगा 2 सिल्वर पदक जीते गए थे। ठीक है, वहीं आपसे पूछता कि ब्रॉन्ज मेडल बताइए, तो ब्रॉन्ज मेडल 4 हो जाते, और गोल्ड मेडल होता तो 1 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तापी नदी द्रोणी यानी कि तापी नदी बेसिन, तापी रिवर बेसिन किस राज्य में फैली हुई है? तो तापी नदी जो बेसिन है वो किस में फैली हुई है? ये फैली हुई है महाराष्ट्र में, और तापी नदी जो है ना वो पश्चिम की तरफ बहती है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। पश्चिम की तरफ और कौन सी नदी बहती है? एक तो आपकी नर्मदा हो गई, नर्मदा नदी भी पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, तो ये एक तो नर्मदा हो गई, साबरमती, लूनी हो गई, तो ये कहाँ से कहाँ बहती है? पश्चिम की तरफ बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। एक क्या है? यहाँ पे एक रोजगार योजना है, जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रधान कार्य का विकल्प चुनते हैं, उन्हें न्यूनतम कितने दिन तक का भुगतान शुदा कार्य देने की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का शुरू किया गया था। देखिए सीधा सीधा ये समझिए कि ये एक योजना है। कौन सी है? मनरेगा। ठीक है, मनरेगा एक योजना है जिसमें कितने दिनों का रोजगार गारंटी की योजना है। तो इसमें मिनिमम 100 दिन का, ठीक है, न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2022 जीती थी? तो ये किसने जीती थी? ये जीती थी आपकी बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन लगा लीजिए इंपॉर्टेंट इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हर्षवर्धन की जीवन के बारे में एक रचना लिखी गई जिसका नाम है हर्ष चरित्र। वो किसने लिखी है? बाणभट्ट, हरिसेन, वेनसांग और रवि कीर्ति। तो आपका आंसर होगा बाणभट्ट ने लिखी है, क्योंकि जो हर्षवर्धन था उनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट क्या थे? इनके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने एक चीज़ और लिखी है जिसका नाम है कादम्बरी। तो बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी की रचना भी की गई है। तो इसको तो हम देख चुके हैं कि बाणभट्ट ने किसकी रचना की है। एक तो हर्षचरित्र की रचना की है, दूसरी की है कादम्बरी की रचना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हरिसेन के बारे में। तो हरिसेन जो है ना, ये क्या थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अभी हम बाणभट्ट के बारे में ऊपर देख के आए हैं कि किसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट थे अपने हर्षवर्धन के दरबारी कवि। हरिसेन किसके हैं? हरिसेन अपने समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। इन्होंने एक चीज़ लिखी है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है किसने? हरिसेन ने लिखा है। उसके बाद ये जो है ना वेनसांग, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये क्या था? एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल के समय आया था, और इसकी जो किताब है, इसने अपने जो भारत दर्शन किए है उसमें अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था CU की
CU की, ठीक है। तो वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो वेनसांग आया था अपना हर्षवर्धन के दरबार में। इसकी किताब का नाम क्या है? CU की इसकी किताब का नाम है। हर्षवर्धन के बारे में बात की जाए तो हर्षवर्धन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा गया था। बाणभट्ट के बारे में, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी लिखी थी और ये हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो यहाँ पर आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जा कर के ज्वाइन हो जाएंगे और आपको इन सभी वीडियोज़ के क्या मिल जाएंगे? आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।